स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी। और हम एनसीईआरटी के बॉक्स को कंटिन्यू करेंगे आगे, जो कि आज चैप्टर सेकंड के बॉक्स पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको बताना चाहूँगा धीरे धीरे अब आपका टाइम जैसे गुजरता जा रहा है, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं। और मैंने देखा कि अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बच्चे अभी भी मतलब आलस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आलस कर रहे हैं। आपको बता दूं, एनसीईआरटी बॉक्स नहीं पढ़ोगे तो आपके एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटने के पूरे चांस हैं। फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, क्योंकि वो आया सिलेबस से ही है और बॉक्स के अंदर से आया होगा क्वेश्चन, फिर आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। तो आप 100 मार्क्स या 95 मार्क्स के आसपास बिल्कुल नहीं ला पाओगे और फिर आगे आपकी परसेंटेज पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो में सीरियस रहें और वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम सबसे ऊपर है और सत्येंद्र सर का यूजर नेम सेकंड नंबर पे है। अगर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो कुमार सिकेन सर की आईडी भी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मोबाइल ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें हमने अपने जो है क्विज डाले हैं ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पोल साइंस के, हिस्ट्री के, और वो क्विज काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। और क्विज की जो शेड्यूल रहता है क्विज का, वो रहता है कि शनिवार को ज्योग्राफी का क्विज आता है, संडे को पोल साइंस का, और ट्यूसडे को हिस्ट्री का, और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स का। तो ये था शेड्यूल। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बॉक्स को। तो रीड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ण से नहीं, मतलब सोने से नहीं, वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से ही एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। मतलब सोने से नहीं, स्वर्ण से नहीं, जो एक राष्ट्र, जो एक देश होता है वो मजबूत किससे बनता है? केवल स्त्रियों से और पुरुषों से। और सत्य और सम्मान की खातिर जो मतलब डटे रहते हैं और कष्टों को झेलते हैं, मतलब जो सच के लिए और अपनी इज्जत के लिए जो डटे रहते हैं और जो कष्टों को झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब तक अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जब तक दूसरे लोग सो रहे होते हैं, और जो साहस दिखाते हैं और जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं। ठीक है, और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो जो लोग परिश्रम करते हैं और जो मतलब डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, वही क्या करते हैं, एक जो देश होता है उसके स्तंभ जो होते हैं, खंबे, उनकी गहरी नींव डालते हैं। मतलब जो एक देश होता है उसका, उसको जो मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है वो कौन बनाता है? यही लोग बनाते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं। तो ये कथन किसने कहा है? ये नाम याद रखना, ये कहा है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने। तो आगे बढ़ते हैं। ये काफी आसान सा कथन था। अब आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बता रखा है कि अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश। इसमें वो देशों के नाम लिखे हुए हैं ग्राफ के साथ जहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो सबसे ऊपर है चाइना, चीन जिसे हम कहते हैं सबसे टॉप पे, उसके बाद भारत है, और उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो जनसंख्या में काफ़ी आगे हैं और जनसंख्या में बहुत सघन है, बहुत घनी आबादी वाले देश हैं। तो ये याद रखना, और ये ग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है। आगे एक और आपकी बुक से ही एक फोटो ली है मैंने, जिसमें लिखा हुआ है कि 22% ऑफ माइग्रेंट्स टू मुंबई आर किड्स। मतलब जो मुंबई की और जो लोग ज़्यादातर जो प्रवासी आ रहे हैं मुंबई के अंदर, उसमें से 22% जो प्रवासी हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है इस फोटो के अंदर, और ये एक न्यूज़ आर्टिकल की एक कटिंग है। और ये आपको इसकी जो मेन जो टॉपिक है वो देखना है, जो लिखा हुआ है कि 22% जो प्रवासी हैं वो बच्चे हैं मुंबई में आने वाले। और नगरों की ओर प्रवास जो है वो पारंपरिक रूप से आयु तथा लिंग आधारित होता है। मतलब जो कार्यशील जो आयु समूह होता है, कार्यशील मतलब 18 साल से लेकर, और जो कार्यशील जनसंख्या हमारी होती है वो ज़्यादातर शहरों की ओर पलायन करती है। पर क्या आप सोच सकते हो कि ये जो बच्चे हैं ये जो मुंबई की तरफ क्यों आ रहे हैं? ठीक है, ये क्यों 22% बच्चे हैं मुंबई की तरफ जो मतलब आकर्षित हो रहे हैं? तो ज़्यादातर जो बहुत बड़ा एक कारक होता है प्रवास का, वो यहाँ पर देखा जाता है कि जो बेरोजगारी होती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो मतलब गांव के अंदर बेरोजगारी होती है, और जो लोग हैं वो रोजगार के चक्कर में जो है आकर्षित होते हैं शहरों की तरफ, ज्यादातर ऐसा देखा गया भारत में। तो ये था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो बॉक्स है
उसमें लिखा है जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। मतलब जनसंख्या भूगोल के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ा रखे हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि हम किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि समय के दो अंतरालों के बीच में किसी एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। मतलब दो समय अंतराल हम ले लेंगे, जैसे 2010 से लेकर और 2020, ये दो समय अंतराल हो गए। अब इसके बीच में जो जनसंख्या रही, उसमें जो भी बदलाव हुए, जनसंख्या चाहे घटी हो चाहे बढ़ी हो, वो क्या कहलाता है, हमारा जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या देखें तो 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग। तो इसमें से हम देखेंगे कि मतलब जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, और आप देख पाओगे कि मतलब कितनी जनसंख्या में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है जनसंख्या की वृद्धि दर। अब वृद्धि दर किसे कहते हैं कि यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो हमारी जनसंख्या में बदलाव होते हैं उसको जब हम परसेंट में अगर हम देखते हैं तो वो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। अब अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो जनसंख्या की जो नेचुरल वृद्धि होती है या प्राकृतिक वृद्धि, वो ऐसी वृद्धि का प्रकार है, जैसे आप देख सकते हो कि किसी क्षेत्र विशेष में, मान लो कोई भी क्षेत्र है, दिल्ली है जैसे कि, तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जन्म और मृत्यु के अंतर से जब जनसंख्या बढ़ती है, इसमें कोई प्रवास का रोल नहीं होता, कोई आप्रवास उत्प्रवास का रोल नहीं होता। यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ेगी वो क्या होगा कि किसी भी एक क्षेत्र में, मान लो दिल्ली के अंदर, और 2010 से लेकर 2020 दो समय अंतराल ले लिए, इसके अंदर जन्म या मृत्यु से जो जनसंख्या में बदलाव हुआ या जनसंख्या बढ़ी, वो कहलाएगी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होता है जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है, जन्म माइनस मृत्यु, तो ये होती है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, ये वृद्धि तब होती है जब हम जन्म माइनस मृत्यु के साथ में आप्रवास और उत्प्रवास को भी जोड़ देते हैं, जिनके कारण जनसंख्या में बदलाव होता है। एक तो आपको पता है, अगर जन्म होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु होगी तो जनसंख्या में कमी आएगी, अगर आप्रवास होगा तो यहाँ पे जनसंख्या फिर बढ़ेगी, और अगर उत्प्रवास होगा तो जनसंख्या घटेगी। तो इसमें जो बदलाव हो रहा है जनसंख्या में, इसमें हम आप्रवास और उत्प्रवास को भी जोड़ देते हैं। अगला है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का मतलब ये होता है कि जब ये धनात्मक वृद्धि होती है तो दो समय अंतरालों के बीच, मान लो 2010 से 2020 में, क्या होगा कि मृत्यु दर से ज्यादा जो है जन्म दर होगी। जब भी दो समय अंतरालों के बीच में जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होगी तो क्या होगा कि धनात्मक वृद्धि होगी वहां की। ठीक है, उस क्षेत्र की। तो और क्या है कि जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, या तो ऐसा हो कि समय जो मतलब दो समय अंतरालों के बीच में 2010 से 2020 के बीच में जो जन्म दर है वो मृत्यु दर को क्रॉस कर जाए, जन्म दर जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो और मरने वालों की संख्या कम हो, तो इसको हम धनात्मक वृद्धि कहेंगे। या किसी और देश से आए हुए प्रवासी लोग हमारे देश में परमानेंट बस जाएं, तो उससे भी जनसंख्या की वृद्धि होने लगेगी। अगला है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। इसमें क्या होता है कि यदि दो समय अंतराल, फिर से हम एग्जांपल लेंगे 2010 से 2020 के बीच में, जनसंख्या अगर कम हो जाए तो मतलब या मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। और यह तब होती है जब जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से कम हो जाती है। मतलब जन्म लेने वालों की संख्या कम होती है, मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। या क्या होता है कि लोग किसी दूसरे देश में प्रवास कर जाएं अपना देश छोड़ के, तो उस देश की जो जनसंख्या है उसमें कमी आने लगेगी, तो ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है विज्ञान व प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता करी। ठीक है, जनसंख्या को बढ़ाने में विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। तो जो मानवीय और प्राणी ऊर्जा है, जो ह्यूमन जो एनर्जी है, ठीक है, हमारी मनुष्यों की जो ऊर्जा है, उसका जो मतलब जो हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे उसको अब रिप्लेस कर दिया है भाप इंजन ने। तो भाप इंजन ने जब वो जो भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, उससे क्या हुआ, पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध जो है मतलब कराई गई। ठीक है, हवा और पानी के लिए क्या हुआ, एक टेक्निकल जो मतलब यांत्रिक आप कहोगे एनर्जी आ गई। इससे क्या हुआ, खेती को फायदा हुआ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, फैक्ट्रियों में अब और अच्छे से काम होने लगा क्योंकि जब ये एनर्जी आ गई। और क्या हुआ
महामारियों में और जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, और जितनी भी ये महामारियां होती हैं, इनके विरुद्ध जब टीकाकरण चलाया गया, ठीक है, जब मतलब वैक्सीनेशन हुआ, टीकाकरण चलाया गया, जैसे पोलियो है या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो जब टीकाकरण हुआ और चिकित्सा सुविधा मतलब हॉस्पिटल्स में सुधार हुआ और जो हमारी साफ सफाई स्वच्छता में जब सुधार हुआ, तो इससे क्या हुआ, पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया में क्या हुआ, जो मृत्यु दर थी वो काफी कम हुई। क्योंकि पहले के समय में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी, टीकाकरण नहीं होता था, तो मृत्यु दर ज्यादा थी। तो जब ये सारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो इससे क्या हुआ, मृत्यु दर कम हुई है और अब धीरे धीरे जो है, जो मतलब जो जो एक तरीके से जन्म दर है वो काफी अच्छी हुई है और लोग अब कम मरने लगे हैं, आप कह सकते हो। क्योंकि पहले के मुकाबले आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है और बहुत सारी बीमारियों की दवाइयां और वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है, जो रेट है, ठीक है, जो जनसंख्या के बढ़ने की रेट है वो है 1.64%। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, आपके एमसीक्यू में भी आया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1.64% है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर। और ये मेरे को लगता है कि आपको अभी जो स्टूडेंट्स गए थे 12th पास करके, उनके उसमें भी आया था ये कोई ना कोई सेट में। और कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दुगनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दुगनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। मतलब जो जनसंख्या जो बढ़ने का एक मतलब अंदाजा लगाया जाता है, तो कुछ विकसित देश ऐसे हैं जिनको अपनी जनसंख्या आज के टाइम पे जितनी है उससे डबल करने में लगभग 318 साल लग जाएंगे, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं है कि जनसंख्या आने वाले टाइम पे अभी डबल होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर सेकंड समाप्त होता है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको सीरियस रहना है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको स्कोर करना है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।